हर एक जेईई एस्पिरेंट को ना एक कॉमन डाउट होता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ बच्चों को बोरिंग लगती है, कुछ बच्चों को टफ लगती है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो मैं आज जो बताने वाला हूं आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है और मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूं। और मैंने इतने सालों में जितने बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा करते हुए देखा है उनमें कुछ क्वालिटीज होती है। वो क्वालिटीज क्या है वो अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको बेसिक्स जो है, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। बेसिक्स में क्या आता है? मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अब बहुत बार मैं ये भी बोलता हूं कि जो मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स है उससे आपको डायरेक्ट कितने सवाल आ रहे हैं, वेटेज देख लेता है बच्चा कि मोल कॉन्सेप्ट से कितने सवाल हैं, थर्मोडायनामिक्स से कितने सवाल हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने सवाल हैं, और वो उस वेटेज के हिसाब से एक प्री माइंडसेट बना लेता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे नहीं देखना है। आप फिजिक्स में चेक करें, फिजिक्स में वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स का एज सच वेटेज नहीं है, बट आपको ये भी पता है कि वो सारी चीजें हर जगह यूज होगी क्योंकि वो टूल्स हैं फिजिक्स को समझने के लिए। मोल कॉन्सेप्ट भी आपका एक टूल है फॉर होल केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट आपका ऑर्गेनिक में भी यूज होगा। आप 2022 का पेपर उठा के देखें, 90% ऑर्गेनिक के सवाल आपके अंदर मोल कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है सर। चाहे वो परसेंटेज यील्ड हो, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हो, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ मास हो, आपको वहां पे यूज करना ही करना पड़ेगा। सेम गोस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देखें D&F ब्लॉक के जो KMnO4 K2 से R27 के सवाल आए थे 2020 में, 2022 में, 2023 में, और कंसिस्टेंटली हर साल आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता ही होता है। ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये मोल कॉन्सेप्ट बेसिक्स वाला है कि मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उनका यूज कैसे किया जाता है, बाकी सारी चीजों में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोल कॉन्सेप्ट बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के साथ जरूर पढ़ें। और रेडॉक्स का इसलिए मिक्स करने बोल रहा हूं इसके साथ क्योंकि मोल एंड रेडॉक्स मिक्स होता है तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनाते हैं। चाहे वो KMnO4 के रिएक्शन देखो, वो रेडॉक्स से ही बनते हैं, और वो K2 से R207 के भी रिएक्शंस देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मोल एंड रेडॉक्स के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। और पूरा एक चैप्टर है आपका पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हाईली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है इनका। तो यानी कि आपको ये दो चैप्टर्स सुपर स्ट्रॉन्ग करने हैं अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो। उसके बाद आता है फोकस ऑन हाउ एंड फ्रॉम वेयर। इसका मतलब क्या है? अक्सर बच्चा ये गलती करता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को ना वो ये सोचता है कि 4 तो फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले रट लेता हूं, 4 सवाल कर लेता हूं, शायद मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री बन जाएगी। मेंस की कुछ हद तक बन भी सकती है बट एडवांस की तो नहीं बनेगी। एडवांस की बनाने के लिए एग्जामिनर को पता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप क्या गलती करते हैं। वो आपसे एक कदम आगे रहता है हमेशा। तो आपको उससे एक कदम आगे जाने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको कहां से कौन सा फॉर्मूला आया है ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेईई एडवांस का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो हमेशा बेसिक्स को ट्विक करके एक सवाल पूछ लेगा आपको, उसमें ग्राफ मिला देगा, उसमें 3-4 चैप्टर्स मिला देगा। इस तरीके से वो आपको अप्रोच करता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्लास में, आप जब पहली बार जाएंगे उसको देखने के लिए तो आपको काफी नर्वसनेस फील होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है वो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कैसे आया कोई फॉर्मूला और कहां से आया फॉर्मूला, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें रदर देन व्हाट एंड व्हाई। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक सवाल आया था जेईई एडवांस में कुछ साल पहले कि पीवी की पावर गामा कौन से प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा। अब पीवी की पावर गामा तो हम ऑब्वियस सी बात है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, बट वो पीवी की पावर गामा आया कैसे ये पता होना चाहिए क्योंकि उसी से ही वो ट्विक करके सवाल पूछ सकता है। एक और सवाल आया था जिसमें उन्होंने एक केटीजी का गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केटीजी के गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने सिमेट्रिकल बता के VRMS, V एवरेज एंड VMPS की रेशियो पूछी थी। जबकि हम जो केटीजी में पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, हम अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अब वो सवाल वो बच्चा कर सकता है जिसने उसको बिल्कुल बारीकी से किया। और ट्रस्ट में बिल्कुल भी मैं ये बोलूंगा नहीं कि भाई मेरे से पहली बार में बन गया था। मैंने वो ग्राफ जब ध्यान से देखा ना तो पहली बार में सवाल तो मैं भी एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि ये कैसे हो सकता है, बट फिर मैंने जब बारीकी से देखा उस ग्राफ को तो पता चला ये तो सिमेट्रिकल ग्राफ है, ये तो सिमेट्रिकल ग्राफ है सर। और सिमेट्रिकल ग्राफ में ये बातें होंगी तब जाके वो सवाल। और बहुत ही बेसिक सवाल है बट ऐसे सवाल बहुत आते हैं, रिकॉर्ड रहा है जेईई का। ठीक है, डू नॉट मेमोराइज, प्रैक्टिस अलॉट। अब फॉर्मूले याद करने के बहुत से तरीके हैं बट मैं उस तरीके पे ज्यादा फोकस करता हूं कि जब आप प्रैक्टिस बहुत कराओ, प्रैक्टिस करके आप वो चीजें याद कर लें। जैसे आपको याद होगा 10th में x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपने रट्टा नहीं मारा था कि पहले रट्टा मारा फिर सवाल करने गए। आपके जो भी अध्यापक रहे होंगे, आपके जो भी टीचर रहे होंगे, उन्होंने आपको बोला था ये सवाल है, ये सवाल करते जाएं। 20 सवाल दिया होगा आपको होमवर्क में, 30 सवाल दिए होंगे, आपने 100 सवाल लाए होंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो गया। वो सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फॉर्मूला रटने पे ज्यादा फोकस ना करें। अगर आपका टारगेट जेईई एडवांस है तो, अगर आपका टारगेट जेईई मेंस है तो उसके लिए तो नल एंड वॉइड हो जाता है, फिर वो आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। बट अगर जेईई एडवांस है तो मेमोराइज ना करें, प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा और समझ के प्रैक्टिस करें, थॉटफुल प्रैक्टिस करें।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रैक्टिस, मार्क, रिवाइज एंड रिपीट। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने 10 सवाल किए हैं तो उन 10 सवाल में से आपसे एक बार में 5 सवाल बन गए होंगे। वो 5 सवाल कोई काम के नहीं, आप उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे बन गए हैं सर। आपको वो सवाल ने आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं सिखाया है। आपसे जो 5 सवाल नहीं बने हैं वो क्यों नहीं बने हैं और उनमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, उसको आप मार्क करिए। क्योंकि जब आप दोबारा बनाने जाएंगे, रिवाइज करने जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए आपका टाइम कैसे एफिशिएंटली यूज होगा। आप पूरे 10 सवाल बनाने जाएंगे रिवाइज करने, तो आपका समय बहुत ज्यादा जाया होगा। तो आप पहले फोकस करें कि वो 5 सवाल करें जो आपसे नहीं बने या जो आपने गलत बनाए हैं। हाँ, हो सकता है जो सवाल मैंने सही बनाए हैं उसमें भी कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, उनको भी जरूर मार्क करके रखें, ताकि रिवीजन के टाइम वो आपको रिवाइज करने में मदद करें। तो पहले प्रैक्टिस, मार्क, फिर रिवाइज एंड फिर रिपीट सर। जब आप आगे जाके 3-4 चैप्टर पढ़ लें तो दोबारा से जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के दौरान ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करें आप। होपफुली ये बात समझ में आई होगी, ये फंडामेंटल चीज है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कौन से प्रॉब्लम्स है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर अपन यहाँ पे उनके सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।